नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एक नया दिन, एक नया वीडियो और एक नई कहानी। आज के इस वीडियो में हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं पारस पत्थर की। देखिए, पारस पत्थर क्या होता है, पहले मैं वो आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ कि पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा पत्थर है जो किसी अगर सोने के साथ टच में आ जाए तो वो सोने को प्योर गोल्ड बना देता है, यानी कि वो 24 कैरेट से भी ज़्यादा शुद्ध सोना उस लोहे को बना देता है। तो अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपके हाथ ये पारस पत्थर अगर कभी लग गया तो क्या होगा, आप कितने अमीर बन जाइएगा, वो भी लगभग रातों रात। तो हमारी इस दुनिया में ये पारस पत्थर बहुत जगह पे पाया जा चुका है। बहुत सारी इससे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं जो हमारे अलग अलग किताबों में लिखी गई हैं, अलग अलग पीरियड में लिखी गई हैं। और ये पारस पत्थर वाकई में होता है या नहीं, इसके ऊपर तो अभी डाउट है, क्योंकि ये कभी मिला नहीं है। लेकिन हमारे इतिहास में इससे के होने के बहुत ज़्यादा सबूत मिलते हैं कि ये पारस पत्थर अलग अलग वक्त में अलग अलग राजाओं के पास, अलग अलग लोगों के पास रह चुका है। तो ये सारी कहानियाँ जो हमारे शास्त्र से जुड़ी हुई हैं, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये पारस पत्थर कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है और आप इस पारस पत्थर को खोजने उस लोकेशन पे जा सकते हैं। तो मैं आपको ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलेगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, आप इस पारस पत्थर को खोजना स्टार्ट करिए। उससे पहले आपको ये कुछ कहानियाँ सुननी पड़ेंगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको पारस पत्थर खोजने के लिए आखिर जाना कहाँ है। तो आपको मैं पहली कहानी स्टार्ट करता हूँ। पहला कहानी स्टार्ट होता है, वो होता है इस पारस पत्थर को पाए जाने का सबसे पहला सबूत, सबसे पहली कहानी वो मिलती है हमें एमपी भोपाल के रायसेन के किले से। रायसेन के किले के जो राजा था, उसके पास ये पारस पत्थर था। और वो राजा जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। तो अगल बगल में इसके जितने भी राजा थे वो इसके ऊपर हमेशा हमला किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस राजा के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। और ये राजा अपनी सुरक्षा के ऊपर बहुत कम खर्च किया करता था। रायसेन के किला एक बनवा दिया था, लेकिन उसके सुरक्षा के ऊपर ये खर्च ज़्यादा नहीं करता था। एक समय ऐसा आ गया कि राजा को लगने लगा कि इस बार का युद्ध वो हार जाएगा और उसे ये पारस पत्थर जो है वो अपने दुश्मन देश के राजा को देना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि ये पारस पत्थर उठा करके अपने ही किले के तालाब में फेंक दिया। फेंक देने के बाद क्या हुआ कि वो राजा तो हार गया, मारा गया, लेकिन वो पारस पत्थर वो उस तालाब में ही रह गया। दुश्मन के जो राजा थे उन्होंने उसको खोजने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो पारस पत्थर फिर कभी किसी को के हाथ आया नहीं। तो आप कोई अगर पारस पत्थर को खोजने का मन है तो आप रायसेन के किले के उस तालाब में जा सकते हैं, वहाँ जाके खोज सकते हैं। अब आपको मैं दूसरी कहानी सुनाना स्टार्ट करता हूँ, उसको सुनिए। विलर टेस्टर राइट्स, यानी कि विलर टेस्टर लिखते हैं कि उनकी एक किताब है जिसका नाम है इंपीरियर ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने कहा कि ये पारस पत्थर सबसे पहले घास काटने वाले को मिला था। ये कहानी है एमपी के मांडू डिस्ट्रिक्ट की। मांडू डिस्ट्रिक्ट में एक घास काटने वाला था जो अपने खेत में बैठ करके घास काट रहा था। तो उसकी जो हंसिया थी जिससे वो घास काट रहा था, वो किसी चीज़ से टकराती है और सोने की हो जाती है। वो उसको लगता है कि कोई जादू हो गया। वो अब डर जाता है, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि मेरे पास सोने की हंसिया है तो राजा मेरे ऊपर सैनिक भेज के मुझे मरवा भी सकता है। साथ ही साथ पूछने की कोशिश करेगा कि ये क्या हो गया, मैं उसे तो कुछ बता नहीं पाऊंगा। वो बेचारा सीधा साधा आदमी था। वो उस हंसिए को, उसको जो उपाय समझ में आता है इसका, वो क्या करता है कि वो उस हंसिए को लेकर के चला जाता है मंडल लोहार के पास। मंडल लोहार के पास कहता है कि भैया एक काम करो कि ये पता नहीं कैसे मेरी हंसिया सोने की हो गई है, इस सोने की हंसिया को तुम रखो और मुझे एक दूसरी लोहे की हंसिया दे दो जिसे मैं जाके घास काटूँ। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो इस तरह का इंसान था। तो मंडल लोहार तो समझदार था, वो तेज आदमी था। वो कहता है कि ठीक है, मैं दूसरी बढ़िया लोहे की हंसिया बना के देता हूँ, ये सोने वाली हमको दे दो और साथ ही साथ हमको ये बताओ कि आखिर ये सोने की हुई कैसे। तो वो उस घास काटने वाले किसान ने मंडल लोहार को सारा का सारा सब कुछ बता दिया कि मैं वहाँ पे बैठा घास काट रहा था
जिसके वजह से ये हंसिया मेरी सोने की हो गई, ये किसी चीज़ में टकराई थी। मंडल लोहार उस जगह पे चला जाता है उस किसान को लेकर के, वहाँ पे खोजता है तो उसे वो पारस पत्थर मिल जाता है। अब वो मांडू जिले में मंडल लोहार के पास में पारस पत्थर है। धीरे धीरे कुछ ही वक्त में मंडल लोहार उस इलाके का बहुत बड़ा रईस हो जाता है, पैसे वाला इंसान हो जाता है। मंडल लोहार कुछ वक्त के बाद अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर के पास के जमींदार के बेटे से करता है, मतलब तय हो जाता है। बुरहानपुर में के जब जमींदार के बेटे से इसकी बेटी की शादी तय होती है, धूमधाम से अपनी बेटी की ये शादी कर देता है और अपने बेटी के हाथ में दहेज में वो पारस पत्थर दे देता है। इसका दामाद जो है वो देख लेता है कि इसने अपनी बेटी को वो पत्थर दिया है। रास्ते में वो वहाँ तो कुछ बोलता नहीं है, रास्ते में ये बुरहानपुर जब ये पहुंचने वाला रहता है तो बुरहानपुर में नर्मदा नदी के किनारे ये वो डोली जो है, ये इनका जो बारात थी वो उस बारात को रोक देता है और इसकी अपनी बीवी के पास जाता है। कहता है कैसा तुम्हारा बाप है जो इतना बड़ा पैसा वाला है, मैंने सोचा था मंडल लोहार की बेटी से मेरी शादी हो रही है, इतने बड़े धन्ना सेठ की बेटी से शादी हो रही है, दुनिया भर पैसा सोना चांदी देगा, लेकिन वो क्या दिया है, वो पत्थर दिया है। तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसकी बेटी जो कहती है कि मेरे बाप ने अपने ज़िंदगी भर की कमाई का सबसे कीमती हिस्सा तुम्हें दे दिया है, ये लोग पत्थर तुम्हें रातों रात अमीर बना सकता है। ये बात सुन के इसके दूल्हे को, हस्बैंड को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बोल रही है पागल वाली बात। ये क्या करता है कि वो उस पत्थर को, पारस पत्थर को अपनी बीवी के हाथ से छीन करके उसी नर्मदा नदी में फेंक देता है। उसके बाद इसकी बीवी रोने लगती है, सारी सच्चाई बताती है। बाद में मंडल लोहार भाग कर आता है, वो उसे सारी बात बताता है कि वो पत्थर जो है वो लोहे को सोने में बदलने की ताकत रखता है। अब इसका दिमाग खराब हो गया। बाद में इन लोगों ने मिलकर के उस नर्मदा नदी में पूरा का पूरा तलाशी किया, 1.5 महीने तक खोज किया, लेकिन वो पत्थर फिर इनके कभी हाथ नहीं आया। वो इलाका जो है जहाँ पे मंडल लोहार के दामाद ने उस पारस पत्थर को फेंका था, वो नर्मदा नदी का कुपकावली का क्षेत्र है। तो कुपकावली के क्षेत्र में कहा जाता है कि अभी भी वो पारस पत्थर नर्मदा नदी के ही आसपास उसी एरिया में कहीं पड़ा हुआ है। अगर आपको पारस पत्थर खोजने का शौक हो तो आप वहाँ पे कुपकावली के क्षेत्र में जा सकते हैं। अब तीसरा रेफरेंस, तीसरी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, उसको भी आप सुन लीजिए। कि दुर्गा पिंडारी एक योद्धा थे और नर्मदा किनारे वो लड़ाई लड़ रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध लड़ते लड़ते अचानक क्या होता है कि उनका जो बर्छा है, उनके हाथ में एक बर्छा यानी कि एक फरसा कह लीजिए, वो उसको चला रहे थे और पता नहीं कैसे उनका वो फरसा जो है वो नर्मदा नदी के किनारे ही सोने का हो जाता है। वो बर्छा, और दुर्गा पिंडारी को बड़ा ताज्जुब होता है कि ये जो मेरा बर्छा है वो सोने का कैसे हो गया, और वो भी खड़ा सोना, बिल्कुल 24 कैरेट से भी ज़्यादा शुद्ध सोना। दुर्गा पिंडारी को समझ में ये आ जाता है कि ये पक्का किसी ना किसी पारस पत्थर से ही मेरा ये बर्छा टकराया है। और ये जो है उस इलाके में अब जहाँ पे ये लड़ रहे थे, जहाँ पे इनका ये पारस पत्थर से टकराया था इनका बर्छा, वहाँ पे खोजना स्टार्ट करते हैं और इनको भी वो पारस पत्थर कभी नहीं मिलता। खोजते खोजते ये लोग भी थक जाते हैं। और ये जो लड़ाई चल रही थी ये पिंडारी और मराठाओं के बीच में चल रही थी। और जेडी डफ ने इस लड़ाई की जो है वो उल्लेख किया है कि मराठा और पिंडारी की लड़ाई में नर्मदा नदी के किनारे जो पिंडारी योद्धा थे, दुर्गा पिंडारी, उनका बर्छा जो है वो सोने का हो गया था। बहुत कोशिश किया गया, मराठाओं ने भी बहुत कोशिश किया, पिंडारियों ने भी बाद में खोजने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो कभी मिला नहीं। ये जो इलाका था वो भी वही इलाका था कुपकावली का, जहाँ पर कि दुर्गा पिंडारी का बर्छा जो है वो सोने का हो गया था। तो दुर्गा पिंडारी यानी कुपकावली के क्षेत्र में आपको 2 कहानी मिल गई कि वो उस इलाके में पारस पत्थर है ज़रूर। अब आपको मैं चौथी कहानी बता देता हूँ, वो है मुग़ल शासन की। मुग़ल काल में जहांगीरनामा, जिसे जहांगीर ने खुद लिखा था, वो लिखता है कि एक हाथी था जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और वो जहांगीर के पिताजी यानी कि अकबर के पास था। वो हाथी बहुत ज़्यादा बिगड़ैल था, बिगड़ैल इतना
कि युद्ध में उस हाथी को अकेला छोड़ दो, वो अकेला सब लोगों को दावता रौंदता हुआ आ जाता था। बहुत ज़्यादा गुस्सैल था, किसी के भी काबू में नहीं आता था। यहाँ तक कि जो उसको खाना खिलाने वाले लोग महावत हुआ करते थे, उनके भी काबू में वो हाथी कभी नहीं आता था। उस इलाके में उस हाथी को काबू में रखने के लिए उस हाथी के पैरों में जंजीर बांध के, मोटी मोटी जंजीरों से उसके पैर को बांध के रखा जाता था, जिससे कि वो हाथी दौड़ ना पाए, चल ले, खड़ा हो जाए लेकिन दौड़ ना पाए और किसी के ऊपर हमला ना करे। तो जहांगीर ने अपनी किताब जहांगीरनामा में लिखा कि अकबर एक बार उस हाथी के साथ बुरहानपुर पे चढ़ाई करने चला जाता है। रास्ते में ये लोग नर्मदा नदी को पार कर रहे होते हैं। वो हाथी भी नर्मदा नदी में उतरता है और नर्मदा नदी को पार करता है। पीछे पीछे इसकी पूरी सेना उस नर्मदा नदी को पार कर रही होती है। वो हाथी जब नर्मदा नदी से बाहर निकलता है तो अकबर देखता है कि उस हाथी का पूरा जो जितना भी जंजीर से उस हाथी को बांधा गया था, वो सारा का सारा जंजीर सोने का बन गया है। अकबर समझ जाता है कि ये हाथी जो है, ये इसके शरीर में जितना सोना है वो पारस पत्थर से टकराया है। अकबर उस इलाके को पूरा का पूरा छिन्न भिन्न करवा देता है। उस अपनी सेना को कहता है कि पूरा उस इलाके को खोजो, जैसे मन तैसे करो, पूरे नर्मदा नदी का पानी सुखा दो, लेकिन मुझे वो पारस पत्थर चाहिए। लेकिन पूरे खोजने के बाद भी नहीं मिला। अकबर के भी हाथ वो पारस पत्थर कभी नहीं आया, लेकिन वो हाथी का जो वो था, जंजीर था, वो सोने का बन गया था। वो भी उसी इलाके में, याद रखिएगा कि ये हमला करने कहाँ जा रहा था, बुरहानपुर, और नर्मदा नदी में ही इसके हाथी का वो सोने का हो गया था जंजीर। और इलाका जो है वो भी वही था, कुपकावली का ही इलाका था। अब पांचवी कहानी में, आप पांचवी और लास्ट कहानी इस पारस पत्थर की सुना देता हूँ, उसको भी आप मन लगा के सुन लीजिए। करौली जिला तेमनगढ़ किला था और तेमनगढ़ के किला में तेमनगढ़ किला जो है वो एक समुद्र के किनारे है और कहा यह जाता है कि उस समुद्र सागर में वो पारस पत्थर अभी भी मौजूद हैं। हिस्टोरियन है, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है वेणुगोपाल शर्मा। उन्होंने लिखा कि तेमनलाल राजा जो थे, उनको एक संत जो है वो उस किले के निर्माण के लिए, यानी कि तेमनगढ़ के किले के निर्माण के लिए एक संत जिसका नाम था मेंढकी दास ने पारस पत्थर उनको दिया था कि ये लो पारस पत्थर, और इसे आप तब तक रखो जब तक आपके किले का निर्माण ना हो जाए, उसके बाद इसे आप अपने पास मत रखना। तो राजमहल का निर्माण होता गया, उससे सोना पैदा किया जाता रहा। राजमहल का निर्माण, बहुत भव्य राजमहल का निर्माण कर दिया जाता है तेमनगढ़ में। जैसे ही वो राजमहल का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, राजा क्या करता है कि उस पारस पत्थर को अपने राजपुरोहित को दे देता है। और राजपुरोहित ने क्योंकि उस महल का पूजा पाठ करवाया था, मतलब कि उसका पूजा पाठ जो उद्घाटन के लिए किया जाता है, तो उसका उद्घाटन का पूजा पाठ अपने राजपुरोहित से करवाया था। राजपुरोहित को दक्षिणा में वो पारस पत्थर दे देता है। राजपुरोहित को समझ में नहीं आता कि ये चीज़ क्या है जो राजा मुझे दे रहा है। वो उसे उठा के राजा के पास से निकलता है, उसे उठा के वहीं पे समुद्र में फेंक देता है। और वो जो है पारस पत्थर अभी भी उसी इलाके में, तेमनगढ़ के इलाके में समुद्र में मौजूद है। तो ये 5 कहानी मैंने आपको पारस पत्थर से जुड़ी हुई बता दी, और ये 5 कहानियाँ हमारे इतिहास के रेफरेंस से हैं, और ये 5 कहानियाँ सच्ची हैं क्योंकि हमारे पुराने किताबों में लिखी हुई हैं। तो अगर आपको पारस पत्थर खोजने का शौक हो, आपको भी रातों रात रईस बनने का शौक है, तो आप इन 5 लोकेशन में से किसी भी लोकेशन पर जाके खोज सकते हैं पारस पत्थर को। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा पसंद आया हो, आप किसी दोस्त को के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। स्क्रीन पे आने वाले इन दोनों वीडियोस में से किसी वीडियो पर जाके आप मेरे अगली कहानी का आनंद ले सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।